शुक्ला। आज हम विधानसभा के विधायक, भाटापारा विधानसभा के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी से भाटापारा विधानसभा की समस्याओं के बारे में और सरकार की नियंत्रण कार्य के बारे में आज जानकारी लेंगे। पहली आपको बहुत बहुत बधाई हो विधायक महोदय जी। आप बताइए कि बढ़ती धूल, जगह जगह भ्रष्टाचार, बिजली बिल, गांव में किसानों को अटल ज्योति योजना के तहत दिया गया बिजली कनेक्शन, जिसमें 6 घंटे उनको मुफ्त बिजली दे जाने की घोषणा थी प्रधानमंत्री वाले में, उसमें भी 2 घंटे अभी नहीं मिल रही है। अनेक समस्याएं हैं अपने विधानसभा में, इसके बारे में आप चर्चा करें। देखिए, जब से यदि हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में तो आज जो किसान है वो अपने आप को बहुत छला महसूस कर रहे हैं कि जब से सरकार सत्ता में आई है, लगभग 2 साल होने जा रही है, और इसमें अभी किसानों को समय बीज नहीं मिला, खाद के लिए घूम रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी तो उनके पास पंप है तो पंप जब चलाए तो बिजली कटौती हुई। ऐसा उनके साथ में लगातार जो समस्याएं पैदा हुई, इसको देख करके किसान आज इतने आहत हैं और बहुत परेशान है किसान, जिनके लिए सरकार बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन उस दावा जो भी है वो खोखला साबित हो रही है। यदि हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी आज 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। बेरोजगारों के साथ छलावा किए, उन्होंने लाखों नौकरी की बात करते थे, महिलाओं के हित की बात करते थे। उनके पास जो जितनी भी घोषणाएं थी, आज हम देख रहे हैं पूरे देश में, प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर है, अधिकारी हड़ताल पर है, बेरोजगार हड़ताल पर है। मैंने आज लोगों को अब समझ में आ रही है 11 साल बाद में कि नरेंद्र मोदी ने केवल खोखले वादे किए और पूरा करने में अक्षम साबित हुए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार, प्रदेश की सरकार है ना, मातारी वंदन योजना थी, बहुत सारी तमाम योजना थी, उनके तहत क्या मातारी वंदन योजना में क्या महिलाओं को अभी भी मिल रहा है पर महीना? प्रदेश सरकार चुनाव के वक्त घोषणा की थी कि महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी करके, लेकिन चुनावी घोषणा तो घोषणा ही रही। इसमें सभी जो महिलाओं को जो मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता ये भी दावा किए थे कि इसमें सभी को, हम जो भी महिलाएं हैं सभी को 1000 रुपये राशि देंगे करके। बाद में इनके द्वारा नियम शर्तें भी लगा दी गई और अधिकांश लोगों को राशि से वंचित भी होना पड़ा है। आज यदि केंद्र सरकार की घोषणा की भी हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि ये जो सत्ता संगठन जो चल रही है, आज राहुल गांधी जी जो अभियान छेड़ के रखे कि वोट चोर गद्दी छोड़ करके, ये लोकतंत्र की हत्या जो लगातार ये हमारे देश में जो हो रही है, आज स्वच्छता के साथ में जो लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति में जब सरकार बनेगी तो उनके द्वारा घोषणा का पूरा किया जाना या घोषणा का पालन होना तो संभव है ही नहीं है, क्योंकि जो सरकार यदि झूठे मूठे वादे करके या झूठे तरीके से या गलत तरीके से जो सरकार निर्वाचित होती है, उसके द्वारा सही काम करने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसी कल्पना करना भी मुश्किल है। मैं ये पूछना चाहूँगा, ओट छोड़ गड्डी छोड़ का नारा कल भी दिया गया, क्या जनता को आप समझाना चाहेंगे कि ये कहाँ पर चोरी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है? देखिए, हम अपने भाटापारा विधानसभा की ही बात करते हैं जी। यदि ये निष्पक्ष रूप से यदि चुनाव होती या मतदाता सूची में यदि सही लोगों का नाम यदि इसमें तरीके से कहीं हम परीक्षण करें तो कम से कम 50,000 वोट इधर उधर और फर्जी तरीके से मिलेंगे। इसमें एक वार्ड, हम जिस वार्ड में हम निवास करते हैं उस वार्ड की स्थिति है कि एक घर में यदि 8 मतदाता है तो उस 8 मतदाता में 5 का नाम नहीं है, 3 का नाम गायब है। ऐसा एक वार्ड में, मोहल्ले में जहाँ मात्र 2,2500 मतदाता है, वहाँ ये स्थिति है, तो बाकी पूरे विधानसभा और प्रदेश और देश की क्या बात करेंगे? ये तो बहुत स्पष्ट है। और हमारे माननीय राहुल गांधी जी इसमें जो अभियान छेड़ के रखे हैं
ये कोई गलत नहीं है, और इसमें सब लोगों को भी, जनता को भी समझ में आ रही है कि वाकई गलत तरीके से जो अभी तक निर्वाचित हुए और उसके माध्यम से सरकार बैठी है। जनता ये भी पूछना चाहेगी मन्नी जी कि 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस इसमें कुछ समाधान करी या कुछ करी है? देखिए, पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार को तो हम बहुत सर्वश्रेष्ठ सरकार इसलिए मानते हैं कि वो सरकार 5 साल की नहीं रही, मात्र 3 साल की सरकार थी, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में निकल गया था। और 3 साल में यदि किसी सरकार ने इतने बेहतर काम किए, चाहे रोजगार के बारे में हो, चाहे महिलाओं के बारे में हो, चाहे किसान के बारे में हो, चाहे आम मतदाता की बात करें, तो सभी खुशहाल रहे उस कार्यकाल में। और उस 3 साल की जो कार्यकाल थी, वो जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार में घोषणाएं तो पूरी हुई, साथ में जिस योजना को घोषणा नहीं किए थे उसको भी नई नई योजना बना के उनके द्वारा जो प्रदेश की जनता को जो उपहार दिए, जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए, चाहे वो गौठान की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात हो, शिक्षा के जगत ये तो मैं 1-2 योजना की बात कर रहा हूँ, तो सैकड़ों ऐसी योजना है जो बहुत ही जनहितकारी, कल्याणकारी जो योजनाएं उनके द्वारा लागू की गई। मेरे ख्याल से हमारे प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिले, और ना ही शायद कभी मिलेंगे, ऐसा महसूस होता है मुझे। मैं ये पूछना चाहूँगा नगर पालिका के बारे में। अभी आए दिन प्रक्रिया चल रही है, कहीं पर नाला बसा कर है, कहीं कुछ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रष्टाचार है, क्या है, आप बताएं। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं भी 1999 से 2019 तक पार्षद रहा 4 बार, और नगर पालिका की स्थिति के बारे में तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, और यहाँ की नगर की जनता भी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि यहाँ ऐसे ठेकेदार हैं जिनको गिट्टी की साइज नहीं पता, ऐसे लोग ठेकेदारी करते हैं यहाँ। आज जो नाला की बात हो रही, 56 लाख 57 लाख की जो नाला जो भसक गया, ये तो मतलब ऐसा महसूस होता है कि उस ठेकेदार के द्वारा आधे राशि में ही उस काम को निपटाना चाह रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा है। और मैं तो चाहता हूँ, शासन से मांग है मेरी कि सिर्फ फर्म को ही नहीं, उस ठेकेदार को ही कि हमेशा के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाए, क्योंकि अपन फर्म को ब्लैक लिस्ट करते हैं, उसके बाद वो ठेकेदार दूसरे फर्म से फिर काम ले लेता है। और ये जिस ठेकेदार ने जो अभी जो इनका क्रियाकलाप है, वो पिछले हम अपने पार्षद कार्यकाल में भी हम देखे हैं कि एक पेंशनर भवन बना था और 1 साल में चूहने लग गया था। ऐसा कई काम है, कई रोड वो बनाए जो रोड 1 महीने और 2 महीने में उखड़ के मतलब चूहने लग गए लोगों को, पैर ऐसा मतलब इतना घटिया क्वालिटी का जो कार्य उनके द्वारा किया गया था। वो लगातार हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल ब्लैक लिस्टेड ही काफ़ी नहीं है, ऐसे लोग जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी जो कर रहे हैं उनको सबक भी मिलना चाहिए। मैं अभी बीच में पंचम दीवान स्कूल में जो आत्मानंद स्कूल है, मैंने वहाँ गए था, वहाँ की बड़ी समस्या मैंने देखी। उन्होंने भी सीएमओ, आज भी वहाँ यातायात विभाग का पुलिस 2 दिन के लिए रहा, फिर नहीं है, जबकि 1500 बच्चे सेंट मेरी और वहाँ पढ़ते हैं, और वो रोड चौड़ीकरण से सगरीकरण की ओर हो गई है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वैसे पूरे विधानसभा के जो स्कूलों की जो समस्या, उसके बारे में हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको निर्देशित किया है कि जितने भी स्कूलों में, चाहे वहाँ रोड की समस्या हो, चाहे अहाता की समस्या हो, चाहे वहाँ अतिरिक्त भवन से संबंधित हो या अन्य कोई भी पेयजल से संबंधित हो, सभी समस्याओं को एक साथ मेरे को इनको एक विवरण के रूप में बना करके, एक लिस्टिंग करके मैं इनसे मांगा हूँ, ताकि इसको हम कलेक्टर साहब से डीएमएफ की राशि के माध्यम से इसको पूर्ण करें, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है, और इसके बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। कि एक अच्छे संस्कारित और संस्कारवान और एक चरित्रवान यदि हम समाज की कल्पना करते हैं, तो शिक्षा का जो मंदिर है वो जब तक सुरक्षित और संरक्षित नहीं रहेगा तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे कैसे? सर, एक विषय यह था कि पूरे शहर में बिजली विभाग को लेकर भयभीत वातावरण बना हुआ है। एक तो बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, दूसरे बिजली कटौती बहुत हो रही है, और सामने है त्योहार। देखिए, हम लोग बहुत सुनते थे कि सरप्लस बिजली हमारे छत्तीसगढ़ में है, और हम लोग दूसरे राज्य में बिजली देते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज हम बिजली के लिए तरस रहे हैं, हमारे किसान बिजली के लिए तरस रहे हैं। उनको किसानी, खेती किसानी के लिए आज जो इधर उधर भटकना पड़ रहे हैं।
तो ये समस्या जो है ये हमारे प्रदेश की बहुत ही विकट समस्या है। हम तो चाहते हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार से और राज्य दोनों मिल करके कुछ किसानों को हित में कुछ योजना बनाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। जब आपकी सरकार थी, जब बिजली कितनी यूनिट फ्री दी जाती थी, आज कितनी यूनिट बिजली दी जा रही है? हमारे यहाँ माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में बिजली बिल हाफ योजना जो लागू की गई थी 400 यूनिट के बाद, जो उसमें आम जो जनता है इतनी खुशहाल थी कि बिजली के बारे में कोई बात ही नहीं होती थी, कोई विरोध वाली बात हमने कभी नहीं सुना। आज तो ये स्थिति है कि बिजली बिल हाफ तो बंद कर दिए, साथ में आज बिजली का रेट भी बढ़ा दिए। 3-4 बार जो रेट अभी मतलब मात्र 2 साल के अंतराल में 4 बार बिजली का रेट बढ़ा है। आज जनता परेशान है, जिनके 500 जिनका बिल आता था 5,000 रुपये बिल आ रहे हैं, और ये सब भरपाई ये मसारी साफ सुथरी नहीं है। आप निकल जाइए, पूरे धूल और उसमें है। ये स्थिति है पूरे भाटापारा के स्कूल के बच्चों की कि सबको चश्मा लग गया। देखिए, अभी नगर पालिका के बारे में तो मैं कुछ बोलना इसलिए नहीं चाहता कि एक स्वतंत्र संस्था है, वहाँ की एक अलग बॉडी है, वहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष है, पार्षद है, वहाँ के अधिकारी हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत बेहतर काम हो, और अभी मेरे को वैसे विश्वास है कि नया बॉडी बनने के बाद में कार्य भी अच्छा होना चाहिए। सीएमओ साहब तो आपके भी समय में वही थे, आज भी वही है। इनकी सीएमओ की कार्य पढ़ाने में आज तक उंगली उठे हैं। सीएमओ के बारे में हमेशा ये विरोध वाली बात आ रही है, और ये स्वाभाविक है कि उनके द्वारा किसी का फ़ोन नहीं उठाना या कोई भी समस्या के बारे में कोई गंभीरता नहीं है। और पहली बात तो ये है कि जो भी अधिकारी है उनको हेडक्वार्टर बना के यहाँ रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ये आना जाना करेंगे या बाहर से इनके आने जाने में जो समय जो व्यतीत हो रहा है वो हमको यहाँ की जनता को मिले तो ज़्यादा फायदा होता है। एक बात और, पटरी के फाटक के उस पार मतलब बजरंग वार्ड, मुंशी इस्माइल वार्ड और इधर शांति नगर है, उस तरफ पानी की जो लाइन थी जिस समय अंडर ब्रिज बना फूट गई। उसके बाद आज तक हमको या वहाँ रहवासियों को नल का पानी नहीं मिल रहा, मतलब नदी का बोर का पानी मिल रहा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी समस्या है। रेलवे अंडर ब्रिज जब बना तो जो इस हीटर प्लांट वाले क्षेत्र से फाटक के उस पार जो लाइन गई थी वो डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद उसमें कोई विशेष नगर पालिका द्वारा पहल नहीं की गई। ये समस्या मेरे भी नॉलेज में, जानकारी में है ये, और मैं भी इसके लिए प्रयासरत हूँ कि ये बहुत जल्द होनी चाहिए, क्योंकि पानी सबको चाहिए। और बिना पानी के आज जो इधर उस वार्डों में स्थिति है, केवल बोर के भरोसे में ही सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत जल्दी कुछ बड़ी कार्रवाई हो, और ताकि जनता को सुविधा मिले, इसमें मैं भी प्रयासरत हूँ इसके लिए। मैं आज शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, पानी का हमारे पास पुराना ही है, तो इसके लिए क्या आपके पास है कुछ नया समाधान की? ये पिछले कार्यकाल में भी इसकी बात हुई थी कि एक नया फिल्टर प्लांट निर्माण होना चाहिए, और इसके लिए अपन चाहते थे कि इधर कुमारखान वगैरह है नदी किनारे, यहाँ एक फिल्टर प्लांट की नई व्यवस्था, या फिर सिमरिया घाट में एक नए फिल्टर प्लांट की व्यवस्था यदि कहीं हो जाए। अब ये तभी संभव है जब भाटापारा नगर निगम बने। तो हम तो चाहेंगे कि शासन की से कि पहले नगर निगम भाटापारा बनाया जाए, तो स्वयं विकास की धारा बहने लगेगी इसमें, और पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, विकास कार्य तेज़ी से बढ़ेगी। शहर के बहुत लोगों ने कहा कि जब आपसे इंटरव्यू लें तो जिला की भाटापारा जिला कब बनेगा इसके बारे में जरूर चर्चा करें, क्योंकि भाटापारा जिला बनाओ संघर्ष समिति में आपका योगदान था, आप थे। हमको अच्छा से याद है, हमारे पिताजी भी आज नहीं रहे, उस समय जिला संघर्ष के समय में जितने भी हमारे और भी बुजुर्ग जो इस अभियान में जुड़े थे, उसमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमारी ये मंशा हमेशा शुरू से रही कि भाटापारा जिला बने, क्योंकि पूरी योग्यता है भाटापारा में, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में देखें, चाहे
किसी भी हमारी जनसंख्या का जो है जो आंकड़ा है, सभी अर्हता पूरा होने के बाद भी नहीं बन रहा। ये आप हमारे यहाँ की जनता जानती है कि इसके लिए दोषी कौन है, क्योंकि बहुत आसानी से उस समय जिले का निर्माण हो रहा था। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि लोग राजनीति करने के बाद क्यों अपने ही शहर का विकास या अपने क्षेत्र के विकास नहीं चाहते, नहीं चाहिए। बहुत ही दुखद बात है। और ये हमेशा हम छला महसूस करेगी जनता की, जो एक समय निकलने के बाद में वापस नहीं आता, क्योंकि बहुत से आसपास में जिले बन चुके हैं और उसमें हमारा जो जिला जो बनना था उसका क्षेत्र जो है, जो उसका जो हिस्सा है वो कट कर दूसरे जिले में शामिल हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी एक व्यवहारिक समस्या आएगी कि नया जिला, और मेरे को तो लगता है कि बड़ा समय लगेगा। और मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ जब प्रदेश में सरकार हो तो यहाँ से एक मंत्री हो, तभी ये संभव है जिला बनने में इसमें आसानी होगी। एक सवाल युवाओं का, आज हमको कई सालों वर्ष से पढ़ने के लिए रायपुर या बिलासपुर जाना होता है। यहाँ ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना उस तमाम टाइप की कोचिंग या कॉलेज है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या भविष्य में क्या योजना है आपकी? देखिए, हमारी ये सब सोच के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मैं एक बताना चाहूँगा आपको, ये खमरिया में केंद्रीय विद्यालय इसलिए भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा केंद्र से स्वीकृत करवाई गई थी केंद्रीय विद्यालय, जिसमें हमारे बहुत से यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को इसकी सुविधा मिलती है। लेकिन जैसी ये सरकार बदली और उस विद्यालय केंद्रीय विद्यालय को बलौदा बाजार विधानसभा में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि वहाँ पर कोई जगह ही नहीं है। और आज स्थिति ये है कि असमंजस की स्थिति में पड़े हैं और वो सकरी में खोल के किसी दूसरे भवन में चला रहे हैं उसको, जबकि उसका एक मापदंड है कि जिस क्षेत्र में केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सुविधा देने के लिए इस विद्यालय को खोला जाता है। लेकिन एक राजनीतिक स्पर्धा कहा जाए इसको, और इसी के चलते आज भाटापारा पिछड़ते गया है और उसको स्थानांतरित करके बलौदा बाजार विधानसभा में स्थानांतरित कर दिया गया है। आपकी 3 साल की लंबी अभी बची हुई है कार्यकाल, क्या जनता महसूस करे कि आप इसमें कुछ ना कुछ कॉलेज या ऐसी कोई युवाओं को दे जो एक यादगार रहे, या अपनी निधि से हो या सरकार से हो? या देखिए, मेरी तो बहुत सी ऐसी इच्छाएं हैं, मतलब कि मेरे कार्यकाल में ये सब हो करके, लेकिन बहुत सी बातें सरकार के नहीं होने से भी पूरा करना असमंजस वाली और बहुत थोड़ी मुश्किल होती है उसमें, क्योंकि हम बहुत से कार्य करना चाहते हैं लेकिन ऊपर में कुछ ऐसी अड़चने हैं कि उसमें सत्ता और विपक्ष में कुछ बातें हमेशा रहती है कि इनको कोई फ़ायदा नहीं देना है या इनका नाम मत हो। आज भी हमको छोटे छोटे काम के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है कि बहुत सी, जैसे सिमरिया घाट वाली बात है, सिमरिया घाट में जो पुल की बात है उसको हमने बजट में जुड़वाया है, लेकिन किसी के माध्यम से उसको रोका जा रहा है कि ये काम यदि हो जाएगा तो अभी विधायक का नाम होगा, क्योंकि अब खुद भी रहे वो सत्ता में, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, सत्ता में रहे तो इस ओर कभी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो जर्जर स्थिति तो आज हम लगातार 15 साल से देख रहे हैं। यही बात एक 4 लेन सड़क जो जोड़ने की है नागघाट से बलौदा में, इसमें भी ऐसी बातें सुनने में आ रही कि उसको भी रोकने का प्रयास हो रहे हैं, जबकि उसको भी हम दिल्ली में जा करके माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मिल करके उसको जोड़ने का प्रस्ताव रखा था और उनके द्वारा स्वीकृति भी मिली थी। लेकिन बाद में जो विलम्ब हो रहा है उससे ये महसूस हो रहा है हमको कि इसको भी रोकने का प्रयास हो रहा है। तो ऐसी जो सोच है उसका त्याग बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि अपनी बस्ती है और रहना हमको यहीं है। ठीक है, आज चुनाव जीत हार चलता है, अभी तक रहे आज नहीं हो, आपकी पीढ़ी रहेगी वो देखेगी कि आपने क्या किया, क्या होना था यहाँ भाटापारा में और आज क्या है और क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ आदमी यदि सोच ले तो विकास के बारे में सोचने लग जाएगा। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में भाटापारा एक व्यापारी के लिए और एक धान के लिए मशहूर है, क्योंकि अपने यहाँ भाटापारा की मंडी सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। तो आप किसानों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या सोच रखते हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी भाटापारा का, और उसी के चलते आज एक और मंडी जिसका निर्माण हो रहा है खोखली सिमरिया में जो मंडी जो बन रही है, उससे भी
किसानों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लगभग इधर कवर्धा के आसपास से इधर पंडरिया और इधर बेमेतरा से लेकर के बहुत लंबा जो दूरी तय करके किसान यहाँ पर अपना उपार्जित जो उसको यहाँ पर विक्रय करने के लिए आते हैं भाटापारा की मंडी में। तो और यहाँ जो आज जो नई मंडी बन रही है उसमें भी सर्व सुविधा युक्त, जैसे मैं भी 1-2 बार जा कर के चेक किया हूँ, वहाँ भी बहुत सी कुछ अनियमितताएँ उनकी देखने मिली है। तो उनको भी ठेकेदार और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि सही मापदंड पर नहीं बनेगा तो इसके लिए फिर कार्रवाई की हम आगे मंडी जहाँ निर्माण हो रहा है वो वहाँ पर 3 गांव आ रहे हैं। उन गांव के सरपंच व जिला पंचायत व जनपद सदस्य द्वारा यह मांग थी कि मंडी सचिव द्वारा जो आवंटन किया गया दुकानों का, उनको उनका जानकारी नहीं मिल पाई और उनकी ये मांग थी कि भाई गांव में है तो हमको भी दुकान मिले, हम भी रोजगार करें, क्योंकि हम किसान हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? शिकायत मेरे पास भी आई है और वहाँ के सरपंच सहित किसान जिसने संपर्क किए थे और हमारे एक इसी परिसर में पूर्व विधायक चैतराम साहू जी का भी जमीन है, उनका भी रास्ता बंद हो गया है। तो उनकी भी एक शिकायत और एक कार्रवाई के लिए जानकारी मिली थी। एक्चुअल होता ये है कि जो इसके पहले जो सरपंच थे उनके द्वारा ये सब सहमति दी जाती है, दे दी गई है। आज जो सरपंच बने हैं उनको उनकी जानकारी में कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जहाँ पर मंडी बन रही है यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र में है तो वहाँ जानकारी मिलनी चाहिए उनको, और उनको जो सुविधा है वो भी मिलनी चाहिए। वहाँ की जो कॉम्प्लेक्स की बात है ये बहुत आज भाटापारा में बहुत प्रचारित है और ये रोस्टर प्रणाली का इसमें पालन भी नहीं किया गया है। तो इसमें भी ऊपर कलेक्टर तक शिकायत हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि इसमें सही तरीके से आवंटन होगी, फिर पुनः आवंटन होगा। क्या आप ये अगर बात नहीं मानी जाएगी क्या आप रोक पे आएंगे? कांग्रेस है, यदि किसी भी जनता के हित में यदि कोई बात नहीं होगी या अनावश्यक दबावपूर्ण यदि कोई कार्रवाई करेगी तो हम उसके लिए सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और जनता के साथ में हम मिलजुल करके उनके हित में कार्य करेंगे। अभी आ रही है नवरात्रि, फिर दिवाली, त्योहारों का, तो आप त्योहारों के बारे में आम समस्या व जन समस्या बताएं। भाटापारा तो धार्मिक नगरी है और यहाँ तो धार्मिक आयोजन के लिए रूप में जितने भी गतिविधियाँ हैं, चाहे गणेश चतुर्थी की बात है, चाहे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा है, यहाँ की जो परंपरा है वो धार्मिक क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ की जनता का आस्था विश्वास के साथ में जो मनाते हैं वो बहुत ही खुशी और एक उल्लास का जो वातावरण जो रहता है वो बहुत अच्छे लोगों के जो संगठन और उनके सब सामूहिक जो प्रयास से जो होता है वो बहुत अच्छा, एक हम लोग को गर्व होता है इससे कि हमारे नगर में कम से कम ऐसी स्थिति है कि सब मिलजुल करके बढ़िया। लेकिन देखा जा रहा है रोज आपराधिक घटना बड़ी बड़ी हो रही है। जैसे वो 5 लाख रुपए स्टेशन से वहाँ तक में निकाल लिया गया, 100 मीटर भी नहीं है। अगर आप देखेंगे मन्नी जी, 100 मीटर में 5 लाख रुपए की चोरी उठाई गई है। देखिए बलौदा बाजार पर तो प्रदेश की बात इसलिए नहीं करूँगा कि प्रदेश की दुर्गति तो है ही है, कानून व्यवस्था चौपट है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं हमारे बलौदा बाजार जिले में है। इसलिए कि आज पुलिस और आबकारी विभाग की सतह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है और कोचिया गांव में 20-25 कोचिया शराब बेच रहे हैं। पुलिस जाके वहाँ हफ्ता वसूल रही है, जो गुंडे और मवाली लोग हफ्ता वसूलते थे वो पुलिस कर रही है। तो इससे और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज प्रदेश में और जिले में जो पुलिस और आबकारी विभाग के साथ में यदि ऐसी कार्रवाई होगी तो ये क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि कोई गलत काम हो इनके। तो ये चल रहा है कि आज अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और आज सही जो लोग हैं वो चले जा रहे हैं। आज हमको भी बहुत तकलीफ भी होता है कि हम विधायक बनने के बाद में इस क्षेत्र में कुछ ठोस कोई कदम नहीं उठा पाए हैं और इसके लिए हम बड़े आंदोलन की तैयारी में, क्योंकि जब हम चुनाव जीते उसके चंद महीने में ही हम अवैध शराब के खिलाफ में हम NH 130 में हम चक्का जाम कर दिए थे। हमारे कार्यकर्ता लगभग 50 लोग आज उनके ऊपर अपराध कायम है और पेशी में जा रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि अब ऐसी कि ये हमारे साथ में यदि जनता कहीं नहीं आएगी आंदोलन के लिए, तो हम अकेला आमरण अनशन में बैठ के इस लड़ाई को लड़ेंगे। सर लेकिन अनिल जी, लेकिन भाई ऐसे भय के वातावरण में कौन नवरात्रि में घर से निकलेगा? रात में निकलते हैं दुर्गा देखने, कहीं अपराध हो गया तो फिर इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? सबसे ऊपर तो भय है। इसके लिए जिम्मेदार तो जिला प्रशासन ही होगा, लेकिन हम समय से पहले इस पर कुछ उनकी कड़ाई के लिए पहल करेंगे, क्योंकि आज इस बार 5 या 6 स्थानों पर गरबा और डांडिया का आयोजन होने वाला है, और हमारा भी नौधन रावण भाटा मैदान में भी बहुत विशाल एक गरबा और डांडिया का आयोजन होने वाला है। उसकी भी तैयारी चल रही। तो हम तो चाहेंगे कि शहर में सुख चैन और शांति बनी रहे, ऐसी व्यवस्था हो और असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, तभी हम इस नगर में जो धार्मिक आयोजन है उसको बहुत अच्छे से और हर्षोल्लास से मना। जनसंवाद से महसूस होगा।